लखनऊ की भीड़ भाड़, मोटर गाड़ियों की कर्कश आवाज़ और कोलाहल के बीच करीब 72 एकड़ में फैला एक ऐसा स्थान भी है जहाँ की हरियाली, पक्षियों का कलरव, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी सभी तरह के वन्य जीवों की आवाज़ मन को बड़ा सुकून देती है और शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह सुरम्य और मनमोहक स्थान लखनऊ के केंद्र में स्थित है। मैं बात कर रहा हूँ नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान यानी लखनऊ जू की। इसकी स्थापना वर्ष 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की लखनऊ यात्रा की स्मृति में किया गया था। पूर्व में इसे बनारसी बाग के नाम से जाना जाता था क्योंकि इस एरिया में आम के बाग थे और बीच में एक बारादरी बनाई गई थी जहाँ नवाब लोग शाम अवध का लुत्फ उठाते थे। यह बारादरी आज भी अपनी पूरी भव्यता और गरिमा के साथ प्राणी उद्यान के मध्य में स्थित है। सैकड़ों प्रजातियों के 1000 से अधिक वन्य प्राणी यहाँ निवास करते हैं। शहर के बीचों बीच शेर की दहाड़ सुनना अपने आप में बड़ा रोमांचक होता है। साथियों, मैं प्रेमचंद पांडे और मैं आज मौजूद हूँ लखनऊ जू में, जिसे नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान भी कहा जाता है। आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ इस जू के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला साहब से, और आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी जीवन यात्रा के बारे में। तो सर, जैसा कि मैंने भी आपके साथ काम किया है, आपके सुपरविज़न में काम किया है, पर मैं चाहता हूँ कि जो आपका अनुभव है, जो आपकी जीवन यात्रा है, जो आपने चैलेंजेस फेस किए काम के दौरान, तो मैं चाहता हूँ कि वो और लोग भी जानें। मैं इस चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि जो भी नए लोग आ रहे हैं, वो वेटनरियन आ रहे हैं, वाइल्ड लाइफर हैं, बायोलॉजिस्ट से, सोशोलॉजिस्ट से, जो भी वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो वो आपके अनुभव का लाभ उठाएं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो आपकी जीवन यात्रा है, जब आपने शुरू किया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे वेटनरियन ही बनना है, और वेटनरियन भी बनना है तो वाइल्ड लाइफ के लिए काम करना है। और जो आपका अनुभव रहा है प्रदेश में, तो मैंने देखा है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं है। एक तो रेस्क्यू हो गया, चलिए ठीक है कि एनिमल फंसा है, कुएं में गिरा है, आपने बचा लिया, पर कन्फ्लिक्ट सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि उसकी तो आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी कि आपने कहीं उसकी ट्रेनिंग ली हो, माउथ कंट्रोल का या लियाइज करने का, वो सारी चीज़ें। तो वो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और क्यों आपने यही ऑप्ट किया कि मुझे यही करना है? क्या ऐसा था? देखिए, शुरुआत में जैसे 80s की बात है, तो शुरुआत में तो यही शुरुआत में था कि MBBS डॉक्टर बनना है, जो एक कुछ टाइम इंजीनियर और डॉक्टर बनने का एक रहता है। तो वो शुरुआत वहीं से हुई थी। लेकिन जब जिस दौरान मैं तैयारी कर रहा था, उस टाइम छोटी सी घटना हुई थी हमारे घर में। तो उस घटना ने, सन की बात कर रहे हैं सर? ये मैं 86-87 की बात कर रहा हूँ, 87 की शायद बात है। तो उस टाइम ऐसी घटना हुई, घर में एक पेट था, उसको लेके। तो उस टाइम मुझे लगा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि डॉक्टर साहब जो उस टाइम देख रहे थे, वेटनरी डॉक्टर, उन्होंने ठीक से अटेंड नहीं किया, इतनी बात की वजह। तो एक वहाँ पर हमारे जो बड़े भाई थे, जो मुझे देखते थे, हमारे पड़ोस में ही थे, तो उनसे मैंने शिकायत करी कि डॉक्टर साहब ने ठीक से नहीं देखा है, ऐसा नहीं। शिकायत जो आदमी कहता है जिसका पेट नहीं रहता। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि भाई इतना ही तुम्हें लग रहा है तो तुम वेटनरी डॉक्टर बन जाओ। तो मुझे उस टाइम तक ये नहीं मालूम था कि वेटनरी डॉक्टर भी कंपटीशन होता है, और इतना अंदाज़ा नहीं था मुझे। तो उन्होंने मुझे समझाया कि मथुरा वेटनरी कॉलेज और पंतनगर वेटनरी कॉलेज, दो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड क्योंकि एक ही था, तो उन्होंने फॉर्म वगैरह ला के दिया, और तब वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई वेटनरी डॉक्टर बनने की। तो मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ। और वहाँ जाके जब मैंने नज़दीक से और देखा, क्योंकि वेटनरी वो यूनिवर्सिटी थी, जाहिर बात है कि वहाँ पर गाय, बैल, कुत्ते, घोड़े सभी आते थे। जब उनको नज़दीक से आप देखते हैं तो उनको महसूस करने लगते हैं आप। ये आप मानते होंगे क्योंकि आपने भी वाइल्ड लाइफ में बहुत नज़दीक से काम करा। वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर उसके बाद ये मैं पढ़ ही रहा था, और 3rd ईयर 4th ईयर में मुझे डॉक्टर रामकृष्ण दास, जो हमारे जू में नवाब वाजिद अली शाह में, उस टाइम लखनऊ जू उसका नाम हुआ करता था, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये कि वो यहाँ काम करते, उनके बारे में तरह तरह की कहानियाँ सुनता था मैं कि ऐसे हैं डॉक्टर साहब, इस तरह से काम करते हैं। तो एक क्यूरियोसिटी अंदर से डेवलप हुई, और
फिर मैं जब मेरे डिग्री हुई, डिग्री से पहले ही मैं लगभग जो इंटर्नशिप 1 साल की होती है वो मैंने लखनऊ में ज़ू में करी। जी तो उनके मैं संपर्क में आ गया डॉक्टर साहब के, और जो आज मैं हूँ सारा श्रेय उन्हीं को जाता है वाइल्ड लाइफ से जोड़ने का। और डॉक्टर साहब ने मुझे दिल खोल के वाइल्ड लाइफ सिखाया और करीब लंबे समय तक उनके साथ मैंने काम करा। तो वहाँ से मेरी एक वाइल्ड लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है। उसी दौरान यहाँ पर हम लोग, जो आप कह रहे थे कि आप रेस्क्यू में किस तरह से कैसे आ गए, तो यहाँ पर जो हम लोग ट्रैंक्विलाइज करते थे, यहाँ पर छोटे मोटे जानवर जैसे ट्रैंक्विलाइज करते थे डॉक्टर साहब के साथ, उस टाइम क्या होता था कि आपने 80s में सुना होगा कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेपर्ड निकला तो उसको गोली मार देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। हमेशा ये एक ट्रेडिशन था, जी पकड़ने का नहीं था। बहुत ज़्यादा होता था तो पिंजरे वगैरह लगा देते थे, वो भी ट्रेडिशनल पिंजरे होते थे जिसमें बहुत बुरी तरह जानवर इंजर्ड हो जाता था। आपने भी इस तरह देखे होंगे चीज़ें। जी तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया और होता था ट्रैंक्विलाइजेशन, लेकिन बहुत लिमिटेड था, बहुत कम। तो बेस्ट स्पेसिफिक लोग थे, यूपी में तो मेरे ख्याल कोई था नहीं उस टाइम। तो ये हुआ कि फील्ड में भी इसको अगर आजमाया जाए जाके, इस जो हम लोगों को थोड़ी सी नॉलेज है इसके बारे में, तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। और मेरे ख्याल में मैंने 97 या 98 में पहला रेस्क्यू किया था गोंडा में। अच्छा, लेपर्ड का अकेला, हाँ, लेपर्ड का केस था वो पहला। मुझे अभी भी याद है कि जो मैंने फील्ड में जाके करा था वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद तो आपने लगभग सभी जानवर, टाइगर, लेपर्ड, हाथी, सब करे मैंने। जो है गैंडा, एलिफेंट, बड़े जो वाइल्ड लाइफ एनिमल, टाइगर, लेपर्ड, डियर्स तो बहुत है, उसको तो छोड़ ही दीजिए। और बाकी जो इस तरह के वुल्फ है, जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है ट्रैंक्विलाइज करना, हाइनास हैं, कभी कभी हाइना की प्रॉब्लम हो जाती थी। तो अपॉर्चुनिटी बहुत मिली काम करने की, इतना काम मिला करने को कि मतलब इतना था कि हम समेट नहीं पाते थे काम। तो सबसे बड़ी जो आशीर्वाद रहा, लेकिन आप आनंद भी लेते थे उसका, मज़ा तो आपको बहुत मज़ा आता तो है। आता रहा होगा, मज़ा क्योंकि ये ज़बरदस्ती तो नहीं मज़ा मजबूरी आता में नहीं था। कर सकता इंसान। आपके साथ देखिए 1.5-2 महीना तो हम ही लोग पड़े रहे कितनी बार। बिल्कुल। और वहाँ से कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि हम लोग ऊब गए हों, भाग रहे हो घर की तरफ। अच्छा, जब आपको ऐसी सिचुएशन मिली कि हमें रेस्क्यू भी करना है, एनिमल को भी बचाना है और उस क्राउड से भी जूझना है, वो भी मैनेज करना है, और जो शुरुआत का आपका जो कॉन्फ्लिक्ट का स्वरूप था और आज का जो कंडीशन है, चाहे वो रूरल एरिया हो, अर्बन हो, जी तो उसमें कुछ आपको फ़र्क दिख रहा है कि पहले कुछ और था, आज कुछ और है? लोगों की सोच क्या बदली है इसको लेकर? बहुत फ़र्क है। पहले आपको याद होगा कि हम लोग जब 90s में रेस्क्यू करते थे तो हम टाइगर या लेपर्ड या एलिफेंट ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ के चले आते थे और किसी को पता नहीं लगता था। सिर्फ वो जो गांव होता था उसको जब तक पता लगता था तब तक हम लोग निकल आते उसको रेस्क्यू कर लेते थे। और आज की सिचुएशन तो आप 10,000 15,000 की भीड़, 5,000 से लेकर इतनी भीड़ रहती है। उसका कारण मैं जो समझता हूँ वो मेरे ख्याल में एक तो जो ये कम्युनिकेशन बढ़ा, बिल्कुल। और जो व्हीकल्स बढ़ गए। पहले गांव वाला साइकिल से चलता था, या उसको मालूम है बगैरा आ गया है बगल के गांव में तो पैदल चल दिया वो। अब वो 8 किलोमीटर पैदल चल रहा है, तो जब तक पहुंचता था वो तब तक काम हमारा ख़त्म हो जाता था, या साइकिल पे चलता था या कोई दूसरा साधन ढूंढता था। और फिर वो आलस भी कर जाता था कि कौन साइकिल से जाएगा, बस पकड़ेगा। आज क्या, सबके पास मोटरसाइकिल्स हैं, सबके पास मोबाइल है। एक क्लिक में सारे गांव वालों को पता लग जाता है कि यहाँ टाइगर आया हुआ है, और वो सब मोटरसाइकिल लेके हज़ारों की संख्या में जीप में, मोटरसाइकिल पे सब वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो मॉब जो है वो अब डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है, क्योंकि बगल के गांव है या अगल बगल के गांव है, कुछ उसमें इस तरह के भी आपने देखा होगा अराजक तत्व भी मिल जाते हैं जो उस सिचुएशन को और ख़राब करते हैं। तो पहले बहुत साइलेंटली हो जाता था, और मेरे ख्याल में हम लोग आ जाते थे, प्रेस वालों को भी खबर नहीं लगती थी कि ये आज रेस्क्यू हो गया। कई बार हम लोगों के पास ये ब्लेम लगा, आपके टाइम पे भी लगा होगा, कि अरे यार इन्होंने पता नहीं इसको मार दिया टाइगर को कि हटा दिया, ये रात तक तो यहीं था और सुबह कहाँ गायब हो गया। हम लोगों ने रात में ही रेस्क्यू करके हटा दिया उसको। तो ये फ़र्क आया है मॉब में, गवर्नमेंट के। तो सर, मैं कॉन्फ्लिक्ट पर लेके थोड़ा सा और बात करूंगा आपसे, क्योंकि ये आज बहुत ज्वलंत मुद्दा है और देश के लिए नहीं है, तो यूनिवर्सल हो रहा है कि ये, और ले दे के सोच सबकी एक ही है। मैंने जितना देखा कम से कम अपने देश में, कि भाषा बदलती है लोगों की और सोच सेम है वाइल्ड लाइफ को लेकर। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो हमें खलनायक की तरह पेश करते हैं किसी एनिमल को, खासकर जो प्रेडेटर है, जो बिग कैट है,
उसको हम एक खलनायक की तरह पेश करते हैं। खासकर उसमें मीडिया का बड़ा रोल होता है, आदमखोर और 10 लोगों को घायल किया, हिंसक, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो एक लेपर्ड, मान लो कॉन्फ्लिक्ट लेपर्ड है, पर उसने सारे लेपर्ड को बदनाम कर दिया कि ये बड़ा खतरनाक होता है खासकर बच्चों के लिए। तो इसके लिए हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सुधार आए, किस लेवल की जागरूकता इसमें होनी है? क्योंकि मैंने देखा, हम तो गांव में काम कर रहे थे कि जहाँ पे उनका वास है, जंगली जानवरों का बगल में जंगल है, गांव में आते जाते हैं। पर मैंने देखा शहर के लोग, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अनअवेयर हैं इन चीज़ों को। आपके ही समय की बात है, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने शूट कर दिया था और आप वहाँ पे लगे हुए थे रेस्क्यू के लिए, वो शूट कर दिया था उन्होंने। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ जो हुआ था शाहजहाँपुर में, ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे कि आप पकड़ोगे कि मैं शूट कर दूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर कि ये बहुत बड़ी बात है कि हम कैसे इसके लिए लोगों की सोच को सकारात्मक बनाएं कि भैया जब तक ये है तभी तक हम भी हैं। ये उनको विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है। ये सत्य है, पर ये विश्वास दिलाना बड़ा बहुत मुश्किल काम है। तो आपके पास क्या ऐसा कोई रास्ता है कि हम लोगों को बता सकें कि कैसे आगे बढ़ाया जाए? देखिए, हमेशा हमारे देश में या बाहर जो है, ये लेपर्ड जितने हैं या टाइगर हैं, जितने कार्निवोर हैं, इनको एक हिंसक जानवर के रूप में सब जगह बताया गया, सारी किताबों में, सारी सब जगह कि ये बहुत ही, और मेरे ख्याल इससे जेंटल एनिमल है नहीं कोई। शाही एनिमल कहते हैं, हाँ, इतना डिसिप्लिन्ड एनिमल है, इतने डिसिप्लिन्ड एनिमल हैं और इतने बढ़िया एनिमल हैं कि, लेकिन हो क्या रहा है कि आजकल क्या है कि जो सोच है, आप तो बहुत काम कर रहे हैं इस पे, सोशल, उस पे जो वाइल्ड लाइफ सोशल अवेयरनेस है, बहुत काम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं आपने। जब तक हम इनको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, इनकी जो उत्पत्ति है और उत्पत्ति क्यों ज़रूरी थी इनकी, हज़ारों साल से है जी। आप देखिए, हड़प्पा में जब एक मोहर मिली तो उसमें भी टाइगर जी छपा हुआ है जी, है ना। तो अगर आम जनता को ये समझ में आ गया कि ये जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, जो ये पेड़ है, जो ये मिट्टी है, ये जो नदी बह रही है, ये सिर्फ एक टाइगर की प्रेजेंस से सब प्रोटेक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली सर, आपको इतनी बड़ी मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। आप पीलीभीत का जंगल इंटैक्ट है, क्यों? क्योंकि वहाँ टाइगर, दुधवा, कतनिया का, क्योंकि वहाँ और वाइल्ड एनिमल है। आप सोचिए, पूरा जंगल एक अकेले क्रिएचर की वजह से पूरा इंटैक्ट हो जाता है, और वो आपको मुफ्त में पानी, मिट्टी, हवा, ऑक्सीजन, जो भी अवेलेबिलिटी है, वो आपको सब दे रहा है। ये अवेयरनेस आम जनता तक पहुंच भी रही है। ऐसा नहीं कि जो नए बच्चे हैं, आप पढ़ाते भी हैं वहाँ पर, जो नए बच्चे उन तक पहुंच भी रही है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि जैसे ही कोई वाइल्ड एनिमल किसी शहर में, गाँव में उनको दिख जाता है, वो सारी विद्या अपनी पुरानी भूल जाते हैं, और वो उनके लिए एक मजाक या कौतूहल या एक न्यूसेंस का एक मीडिया बन जाता है बेचारा वो, और कॉन्फ्लिक्ट इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है। मीडिया का रोल कितना मानते हैं इसमें? मीडिया जो पहले था वो बहुत संजीदगी से पेश आता था। मुझे बात है, मुझे मैं जो पुरानी अपनी खबरें देखता हूँ बहुत, इधर क्या है कि उनको जो है एक वो चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज़, जो आजकल एक टर्म आता है ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में। आदमखोर पहुँचा गाँव में, वो आदमखोर है कि नहीं है, क्या है, और वो उसकी छोटी सी फुटेज उनको कहीं से मोबाइल से मिल गई और वो दहशत फैला दी उन्होंने। और कभी कभी तो आप देखिए कि अगर 100 खबरें हैं तो उसमें 70 खबरें झूठी हो जाती हैं, अफवाह टाइप की होती हैं। उन्होंने एक कोई परछाई जैसी चलती देख ली। अब लखनऊ में कई बार होता है कि आपका जो है इधर इफ़को की तरफ निकल आए, इधर एक फैक्ट्री है वहाँ की तरफ निकल आया, कहीं यहाँ निकल आया, बहुत बार खबरें चलती हैं। और वहाँ देखता हूँ मैं, सुबह गए हम लोग तो देखा बहुत भीड़ लगी हुई है। इंदिरा नगर के बीच रिहायशी इलाके में रात में मुझे पता लगा कि वहाँ एक पैंथर घूम रहा है। इतना डेंस इलाका है, वहाँ लेपर्ड का सवाल ही नहीं है, लेकिन रात में पहुँचे भीड़ इकट्ठी है वहाँ, आदमी देखने के लिए आतुर है, बिल्कुल, है ना। हाँ। मीडिया वाले भी पहुँचे हुए और कोई कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इसको रेस्क्यू जो हम लोग कर रहे हैं, ये जब तक एक साइंस के रूप में, एक आर्ट के रूप में, जब तक अवेयरनेस के रूप में, और ख़ास तौर से हमें यूनिवर्सिटी, स्कूल और जो उनके जो बच्चे हैं उनको अवेयर करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी वही है। एकदम सर, इस पीढ़ी को तो समझाना बहुत मुश्किल है। जो एक मैच्योरिटी की एज में पहुंच गए, वो मेरे ख्याल अब बियॉन्ड निकल चुके हैं। वो उनकी एक थिंकिंग बन गई है कि देखना है, मारना है, और ये हमारा दुश्मन है। अगर बच्चों को हम समझा देंगे, जैसे हम और आप जब ग्रो अप हुए तो हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ाया गया ना, सिखाया गया, तभी हम जुड़े जाके ना। बिल्कुल। और हमको नहीं पढ़ाया जाता, नहीं सिखाया जाता, हम जुड़ते ही नहीं।
तो बच्चों को टारगेट करके अगर हम बढ़ेंगे एकदम तो मेरे ख्याल 2040 बहुत अच्छी या 50 तक हम एक नई दुनिया वाइल्ड लाइफ की क्रिएट कर सकते हैं। ईश्वर करे सर ऐसा ही हो, क्योंकि कभी कभी बड़ी निराशा होती है कि हम इतना पढ़ लिख गए, हम इतना एडवांस हो गए, इतना टेक्नोलॉजी आगे हो गई, और जो अभी कम्युनिकेशन की बात हुई कि मुझे अपने जीवन काल में केवल एक ही क्रांति दिखी, वो सूचना क्रांति। मैं देखता हूँ कि गांव में तो बच्ची है वो बकरी चरा रही है, एंड्रॉयड फ़ोन ऐसे कान में दबाए हुए है और हट हट बकरी चरा रही है। तो ये अगर यहाँ तक अवेयरनेस आ गया तो ये चीज़ें मैं क्यों नहीं वहाँ तक पहुँचाऊँ, क्योंकि माध्यम तो हो गया हमारे पास लोगों तक बात पहुँचाने का। पर मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि लोग कम हैं इसके लिए, या इस फील्ड में ऐसे कम लोग हैं? नहीं, लोग तो बहुत कम हैं। लोग कम हैं, लोग बहुत कम हैं जो आपकी एजुकेशन पर्पज़ या अवेयरनेस को आगे बढ़ा सके। असल में इसमें चाहिए सच्चे लोग, डिवोटेड लोग, क्योंकि इसमें आप सोचेंगे कि हम रातों रात प्रसिद्ध हो जाएं और रातों रात हम पैसा कमाएं, ऐसा वाइल्ड इस तरह बहुत मुश्किल है। इसमें आपको एक जैसे जो समाज सेवा टाइप की नहीं होती है, हाँ वही जनहित वाला कार्य, ये उस तरह का कार्य है। मेरा जो सर आप अनुभव है इसमें, तो बहुत लोग तो ग्लैमर देख के आते हैं, वाइल्ड लाइफ का ग्लैमर, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसको कि उन्होंने दूसरी कहीं तरह से विदेशों लेते में देखा होगा मसाई मारा वो सब ना, तो वो ग्लैमर देख के भी कुछ लोग आ जा रहे हैं, और आते हैं तो देखते हैं तो बहुत चैलेंजिंग है। हैं। जी जी, उसी तरह। तो मुझे लगता है ऐसा भी कुछ है। अच्छा, आप ये देखिए कि हमारे जो सब्जेक्ट हैं स्कूल में, आप पूरी बुक उठा लीजिए, उसमें वाइल्ड लाइफ का एक भी चैप्टर नहीं है, या वाइल्ड एनिमल के बारे में नहीं है। फिर आप इंटरमीडिएट एजुकेशन पे आ जाइए, जो बीच वाली है जी, उसमें आप देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, भूगोल, इतिहास, साइंस पढ़ बिल्कुल ये लीजिए, विषय तो बनना नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, जब तक वो स्पेसिफिकली जूलॉजी में एडमिशन लेके फिर वो स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ में नहीं जा रहा है, उसको कुछ नहीं मालूम। बिल्कुल। पहले हम लोग बचपन में, थोड़ी सी बात बताऊंगा, एक 5वीं 6वीं में थे, एंड्रोक्लूज की कहानी पढ़ते थे हाँ कि बब्बर शेर है, सिंघाड़ा एंड्रोक्लीज, है ना। हाँ। आप देखिए, वो जो आदमी थे वो जानते थे कि हम बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे। मैं आज बैठा हूँ, वही भावनात्मक लगाव 55 साल का हो हाँ, रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन एंड्रोक्लूज की कहानी नहीं भूलता नहीं हूँ कि भूलता उसके पैर से कांटा बहुत निकाला बढ़िया। और उसने बहुत अच्छा छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात थी कि आपने 5वीं कक्षा में उसके मन में भर दिया। ये बहुत चीज़। बढ़िया एग्जाम्पल दिया। इस तरह की चीज़ें अगर हम शुरुआत से बच्चों को नहीं करेंगे, जैसे आपका जो चैनल है जंगल टेलकास्ट, इसमें ये बच्चों के लिए भी स्पेसिफिकली मैं करूँगा सर, पढ़ाए। ये आपसे और आप जैसे स्कूल हैं यहाँ के, आपका एक शो होना चाहिए उसमें करता हूँ सर, बच्चों के लिए, और बच्चों की ही भाषा में आपको बताऊं। 100% करूँगा। हालांकि मैं विलेजेस में करता रहा हूँ, उसमें भी करिए, और शहर के बच्चों को शुरू करता हूँ सर ये कैंपेन, क्योंकि और कोई और रास्ता देखिए नहीं है बच्चे हमारे कितनी कंसंट्रेशन से आपको सुनेंगे, हाँ बिल्कुल, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत और वो हमेशा आपको याद रखेंगे। बहुत रुचि है जब तक वो 50-60 साल के हो तब तक आपको याद भाई। जब रखेंगे। हमें एंड्रोक्लीज की कहानी नहीं भूल रही है तो बच्चा तो भी है, उसके मानस पटल पे देखिए, आज जो बैठ तो जाएगा। पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाता था उस टाइम। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। मन एकदम दिल गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया आपसे मिलकर और आपकी बातें सुन के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे हमारा वाइल्ड लाइफ फले फूले।